numbers 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one by 5. तो देखो आकाश, अब यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो नंबर्स है, तो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, लेट द बिगर नंबर बी x, लेट द बिगर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर, मतलब बड़े वाले नंबर को x मानते हैं और छोटे वाले नंबर को y मानते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला लाइन क्या कह रहा है, ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स में से 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, छोटे वाले का जब हम 4 गुना करेंगे, इज इक्वल टू लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाई 5। तो ये कह रहा है कि जब आप छोटे वाले नंबर को 4 गुना करोगे, वो जो वैल्यू होगी वो बड़े वाले नंबर के 3 गुना करने के बाद भी 5 कम रहने वाला है। तो छोटे वाले नंबर को 4 गुना करने का मतलब 4y हो गया। कह रहा है कि दिस 4y इज इक्वल टू बड़ा वाला नंबर जो कि x था, उसका 3 गुना करने के बाद भी उससे 5 कम है। तो बड़ा वाला नंबर था x, उसको 3 गुना किए तो बन गया 3x, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5। बोलो समझ में आया पहला इक्वेशन? आकाश, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया क्या? आकाश, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया, बताओ। दिस वाज योर डाउट, तो लेट मी नो। आकाश है यहाँ पे? हाँ ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स, मतलब कि दोनों नंबर्स का सम मतलब x प्लस वाई, तो इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन x प्लस वाई, जो है वो बड़ा है, लार्जर देन मतलब बड़ा किससे, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाई 6। तो उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसका 6 गुना करने के बाद भी उससे भी 6 ज्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप सम करोगे, सम करने का मतलब हुआ x प्लस वाई, तो ये जो x प्लस वाई है, ये जो सम किए हो ये बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, x माइनस वाई का डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स का 6 गुना करने के बाद, उसके बाद भी उससे 6 ज्यादा है, उसके बाद भी उससे 6 ज्यादा है। सेकेंड लाइन यही कह रही है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन 6 टाइम्स द डिफरेंस बाय 6, मतलब सम करने के बाद भी वो डिफरेंस है 6 गुना ज्यादा होने के बाद, 6 टाइम्स के बाद भी 6 ज्यादा है। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व हो जाएगा इसके बाद आकाश? हो जाएगा सॉल्व? या अभी भी कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, वो मेरा टेंशन नहीं है। टेंशन तो है कि इक्वेशन जैसे बनाया वो समझ में आया कि नहीं। इज दिस क्लियर? ओके ग्रेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 वैसे ना अगर आप वीडियो देखोगे तो उस पर इसका सॉल्यूशन प्रॉपर बताया गया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जो टीवी है, तो टीवी के कॉस्ट प्राइस को x माना है, और जो फ्रिज है तो फ्रिज के कॉस्ट प्राइस को y माना हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है क्वेश्चन का, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन। तो जब आप एक टीवी को 5% प्रॉफिट और एक फ्रिज को 10% प्रॉफिट में बेचते हो, तो उस टाइम पे शॉपकीपर गेन्स 2000 रुपीज। उस टाइम पे आपको, मतलब जो दुकानदार है उसको 2000 रुपए का फायदा होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इक्वेशन किसका बनाना है, तो इट्स वेरी क्लियर क्वेश्चन है। पहले आपको जो 2000 रुपया दिया है ये प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं मुझको किसका इक्वेशन बनाना होगा, तो मुझको प्रॉफिट का इक्वेशन बनाना है। अब आपने क्या किया, आपने टीवी को भी प्रॉफिट पे बेचा है और आपने फ्रिज को भी प्रॉफिट पे बेचा है। तो कहने के लिए अगर इसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट ऑफ टीवी। ये जो पी टीवी लिख रहा हो ना, तो कोई टीवी चैनल का नाम नहीं लिख रहा हो, पी टीवी का मतलब है प्रॉफिट ऑफ टेलीविजन। सिमिलरली पी फ्रिज, प्रॉफिट ऑफ फ्रिज,
ये वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से 2000 रुपए। ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें प्रॉपर इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है गाइस, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, ये कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में टीवी और फ्रिज के कॉस्ट प्राइस को एक्स और वाई माना है। ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको 5% का प्रॉफिट होता है ना, तो आपको 5% का प्रॉफिट आपने जितने में खरीदा था उसके ऊपर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, जैसे टीवी में उसको 5% का फायदा हो रहा था और टीवी का कॉस्ट प्राइस को माना गया था एक्स, सो 5% ऑफ एक्स। सिमिलरली फ्रिज में उसने 10% का प्रॉफिट मारा है और फ्रिज का कॉस्ट प्राइस था वाई रुपीज का, तो प्लस 10% ऑफ वाई, 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 2000 रुपए। ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए 2000 रुपए। हाँ, अब सिमिलरली दूसरा इक्वेशन का देखोगे, बट मतलब दूसरा सिनेरियो बता रहा है, इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, लेकिन अगर वो टीवी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है एंड फ्रिज एट 5% लॉस, और फ्रिज को 5% नुकसान पे बेचता है, तो उस केस में वो उस टोटल में वो 1500 रुपए कमाता है। तो अब आपका जो सेकंड इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, प्रॉफिट ऑन टीवी माइनस लॉस, एल लिख रहा हूं और उसके बाद यहाँ पे फ्रिज लिख रहा हूं, तो लॉस ऑन फ्रिज इज इक्वल टू 1500, तो प्रॉफिट ऑन टीवी कितना है, 10% है, तो ये हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, और लॉस ऑन फ्रिज कितना है, तो 5% का है, तो माइनस 5% ऑफ वाई। क्योंकि गाइस पहले क्या था ना, पहले दोनों में प्रॉफिट हो रहा था उसको, तो 2000 उसका टोटल प्रॉफिट आया था, तो 2000 में कुछ प्रॉफिट उसको फ्रिज से मिला था और कुछ प्रॉफिट उसको टीवी से मिला था। यहाँ पे जो उसको 1500 रुपए मिल रहा है, तो एक जगह पे प्रॉफिट हुआ है, एक जगह पे लॉस हुआ है, तो लॉस वाले में इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो ये आपका युवराज सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो पहला इक्वेशन भी एक्स और वाई के टर्म्स में है, दूसरा इक्वेशन भी आपका एक्स और वाई के टर्म्स में है, दो इक्वेशन बन गए। समझ में आ गया, अच्छे से बन जाएगा ना, आप सॉल्व कर लोगे। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास के स्टूडेंट्स को हम रोज में अरेंज कर रहे हैं। ये तो आप लोग अपने रियल लाइफ के साथ इमेजिन कर सकते हो। हाँ, भले ही एक साल से स्कूल नहीं गए हो, बट उससे पहले असेंबली वगैरह अगर होती थी, या मान लो क्लास में ही आपको असेंबली करवाते थे, तो वहां आपको एक चीज अच्छे से आइडिया होगा। ये कह रहा है द नंबर ऑफ रोज डिक्रीजेस बाय 2 व्हेन देयर इज वन एक्स्ट्रा स्टूडेंट इन ईच रो व्हाइल इट इंक्रीजेस। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल है कहीं ना कहीं, एक आपको नंबर ऑफ रोज को x मानना पड़ेगा। यहाँ पे अल्टीमेटली बात है टोटल स्टूडेंट का, और ये टोटल स्टूडेंट कहां से आएगा, तो ये टोटल स्टूडेंट आएगा नंबर ऑफ रोज पर स्टूडेंट, एक रो में कितने बच्चे बैठ रहे हैं इनटू नंबर ऑफ रोज कितने हैं। मान लो कि हर रो में, या ऐसे सोच लो ना कि एक बेंच पे 5 बच्चे बैठ रहे हैं और ऐसे 10 बेंचेस है, तो टोटल क्लास में कितने हो गए, 50 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हम अज्यूम करते हैं x, एंड स्टूडेंट्स पर रो, एक रो पे जितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो स्टूडेंट पर रो को अज्यूम कर रहे हैं y। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, बताओ तो चैट बॉक्स में बताओ। इन दो वेरिएबल के बेसिस पे हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर x नंबर ऑफ रोज है और हर रो पे हम लोग y बच्चे बैठा रहे तो। गलत है दिव्यांशु, पिंकी नगम सही है, रागिनी सही है, रोशनी सही है, गुड। गाइस प्लीज पार्टिसिपेट। अगर आपके क्लास में नंबर ऑफ रोज है x और हर रो पे y नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बैठते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे,
युवराज ने भी सही आंसर दिया है। इसको ऐसे सोचो कि आपके एक बेंच पे 5 लोग हैं और ऐसे 10 बेंचेस हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? 50। तो यहां पे हर रो में y स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं और हमारे पास x नंबर ऑफ रोज है, तो उस हिसाब से हमारा टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा x इंटू वाई, राइट। तो यहां से आपका शुरुआत होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू सिट इन रोज, ये हमने डील कर लिया। द नंबर ऑफ रोज डिक्रीजेस बाय 2। अब इसको ऐसे देखो, number of rows decreases by 2 when there is one extra student in each row। ये कह रहा है कि दो रोज, ये कह रहा है कि दो रोज कम पड़ जाएंगे, सॉरी, दो रोज कम हो जाएंगे अगर हर एक रो पे एक एक्स्ट्रा बच्चा बैठा होगे तो। दो रोज कम हो जाएंगे अगर हर रो पे एक एक्स्ट्रा बच्चा बैठाएंगे तो कहने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा? अगर हम x को, x क्या था? हमारा नंबर ऑफ रोज था। अगर हम इसको 2 से डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा y क्या है, जो कि हर रो पे कितने स्टूडेंट बैठ रहे हैं, वो 1 से बढ़ जा रहा है कि नहीं? एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया है ये वाला। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया है? while, while मतलब दूसरा एक सिनेरियो बता रहा है, while it increases by, क्या लिखा है उसके बाद मुझे दिख नहीं रहा, स्क्रीन खराब है थोड़ा। while it increases by 3, okay, so while it increases by 3 when there is one less student in each row। लेकिन अगर आप हर एक रो पे पहले के मुकाबले एक स्टूडेंट कम बैठा रहे हो, हर रो पे पहले के मुकाबले एक स्टूडेंट कम बैठाओगे, तो उस केस में सारे स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने के लिए हमको 3 और रोज की जरूरत पड़ेगी। तो जो दूसरा सिनेरियो है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे, हमको 3 रोज एक्स्ट्रा चाहिए होंगे अगर हम लोग हर रो पे एक स्टूडेंट कम बैठाएंगे। ये एरो जो दे रहा है ना, तो अपवर्ड एरो का मतलब बढ़ा रहे हैं, डाउनवर्ड एरो का मतलब घटा रहे हैं। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? पहले अब इसी के बेसिस पे हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन पढ़ के इतना तो पता चल गया कि हम चाहे नंबर ऑफ रोज में चेंज करें, चाहे हम हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चेंज करें, लेकिन हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा सेम है। हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहने वाला है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं पहला के हिसाब से इक्वेशन बनाऊं, तो मेरा इक्वेशन बनेगा x माइनस 2, क्योंकि पहला केस में देखो ना क्या है, x को 2 से घटा रहे थे, y को 1 से बढ़ा रहे थे, तो x माइनस 2 मेरा नया नंबर ऑफ रोज होगा, y प्लस 1 मेरा नया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो होगा। तो x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, जो कि xy है। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, जो कि मेरा xy है। इज दिस क्लियर? तरन, तरन आवाज आ रही है? यस सर। सो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, मैं कलर चेंज करके बना रहा हूं, दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है? x हम नंबर ऑफ रोज 3 से बढ़ा रहे हैं, तो अब वो हो जाएगा x प्लस 3, एंड हर रो में एक स्टूडेंट कम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा y माइनस 1। तो नया नंबर ऑफ रोज इंटू नया नंबर ऑफ कॉलम्स, बट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, which is equal to x into y। so this will be my first equation, this will be my second equation। जब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो आपको x और y दोनों जगह से कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको सिंगल x और सिंगल y के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई नहीं रहेगा। ठीक से देखो, एक्स वाई दोनों जगह से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका इक्वेशन। आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को अभी भी?
निहारिका क्लियर है? आयुष, जितनों को भी दिक्कत थी समझ में आ गया ये चीज? अंकित, आप ये ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन वाला कह रहे हो क्या, या होमवर्क का कह रहे हो? होमवर्क का, ओके। तो गाइस ये तो हो गया सॉल्व। अब जल्दी से होमवर्क के क्वेश्चंस देख लेता हूँ। होमवर्क में जैसे अभी इसने बोला है 5, देखो ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वैसा है। क्या कह रहा है? अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। इस लाइन में ही पूरा खेल छुपा हुआ है। इसको ऐसे सोचो कि आप शाम को टहलने जाते थे और आप एक फील्ड का चक्कर लगाते थे, ठीक है? मान लो कि आप नॉर्मली वो फील्ड था, फील्ड का चक्कर लगाते थे आधे घंटे का, ठीक है? आपने फील्ड का चक्कर लगाया आधे घंटे का, तो आधे घंटे में आपने फील्ड के जितने राउंड, मान लो आप 5 राउंड मारना चाहते थे और 5 राउंड मारने में आपको 30 मिनट्स का टाइम लगता था। अब अगर आप कल को अपना स्पीड बढ़ाते हो, जो नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, तो क्या होगा? 5 राउंड लगाने के लिए आपको टाइम कम लगेगा, राइट? तो ये भी कुछ इसी तरीके का सिचुएशन है। अ मैन वर्क्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। एक इंसान एक डिस्टेंस कवर करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करता है एक फिक्स्ड स्पीड के साथ, ठीक है? नाउ इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय हाफ किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को आधे किलोमीटर, यहां पे लिख लेते हैं, अगर वो अपने स्पीड को इंक्रीज करता है 0.5 से, तो उसको 1 घंटा कम लगता है, तो उसको टाइम जो है 1 घंटा कम लगता है, ठीक है? ये मेरा पहला इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा कह रहा है बट इफ वी वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर कम से वॉक करता है, ठीक है? 1 किलोमीटर पर आवर कम, मतलब पहले जितने भी स्पीड में जाता था उससे कम, ठीक है? देन ही टेक्स 3 आवर्स मोर, तो उस टाइम पे उसको जो टाइम लगता है वो 3 घंटे ज्यादा है, वो 3 घंटे ज्यादा है। तो जब स्पीड 1 से कम हुआ तो टाइम 3 से ज्यादा लगा। तो आपसे वो पूछ रहा है कि बताइए कि वो डिस्टेंस कितना कवर करता था, वो डिस्टेंस कितना कवर करता था, और साथ ही साथ उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। ओरिजिनल स्पीड जब वो, ये स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, जो नॉर्मल वो करता था। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट करते हैं स्पीड को x और टाइम को मान लेते हैं y। तो आप ऐसे सोचो कि आप डेली x स्पीड से वॉक करते थे, उस ग्राउंड का चक्कर लगाते थे, और उसमें आपको y टाइम लगता था, और उसमें आपको y टाइम लगता था। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो बेसिकली इनके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, दैट डिस्टेंस विल बी x इंटू वाई। अग्री करते हो? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, ये क्लियर है? चलिए अब आते हैं इस वाली इंफॉर्मेशन के लिए। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इक्वेशन बनाते हैं। इस इंफॉर्मेशन में स्पीड जो है 0.5 से बढ़ गया। आपका पहले स्पीड कितना माना था? x, अब कितना है वो? x प्लस 1/2। 0.5 मतलब 1/2 ही है। तो जब इतना स्पीड से जा रहे थे तो टाइम कितना लग रहा था? 1 घंटा कम। पहले कितना लगता था? y, तो अब कितना लग रहा होगा? y-1। अब लग रहा होगा y-1। तो कहने के लिए ये आपका नया स्पीड हो गया x प्लस 1/2, और y-1 आपका नया टाइम हो गया। लेकिन इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली जितना पहले डिस्टेंस कवर करते थे अभी भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है? दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। बोलो, ये समझ में आया?
एग्जैक्टली पिछला वाला जैसा नहीं है क्या? अभी जो नंबर ऑफ रोज वाला देख रहे थे, क्या वैसा नहीं है? एक मिनट, पासवर्ड मांग लो। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरीके से यहां देखो, सेकेंड वाले केस में क्या है, स्पीड एक से कम हो रहा है, स्पीड एक से कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1। और जब स्पीड एक से कम हुआ तो टाइम क्या हो गया, टाइम 3 से बढ़ गया, तो दिस इज y प्लस 3, दिस इज y प्लस 3। सो x माइनस 1 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, अभी भी xy होगा। यस दिव्यांशु, यू कैन लिख सकते हो, आपकी जगह 0.5 लिख सकते हो। तो आगे समझ में, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इधर भी देख सकते हो कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स वाई दोनों जगह से कैंसिल होते हुए दिख रहा है। सो आर वी डन हियर? और हो गया डाउट्स खत्म, बढ़े आगे फिर। ठीक है, तो चलिए फिर गाइस, अभी तक पासवर्ड आया नहीं है, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। अभी तक पासवर्ड आया नहीं है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल अभी क्लास ले रहे होंगे, तो जनरली कोई अभी दूसरे का फोन पिक नहीं करेगा। पिंकी 6 वाले में क्या है, अब रुको देख लेते हैं। पिंकी ये तो क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक बहुत इजी है ये। आप समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट में आपने एक्स अमाउंट लगाया था और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने वाई अमाउंट लगाया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में एक्स अमाउंट लगाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने वाई अमाउंट लगाया था। तो पहला लाइन कह रहा है अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% एसआई एंड सम अदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% एसआई। अच्छा, दोनों ही ऐसे एसआई है, तो एक जगह पे एक्स लगाया था, एक जगह पे वाई लगाया था। ठीक है, ये हाँ एग्जैक्टली युवराज, ये जो अभी हमने टीवी फ्रिज वाला क्वेश्चन किया ना, टीवी फ्रिज वाला एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है। और ये आप सबको समझना पड़ेगा, जैसे अभी युवराज ने इस चीज को पहचाना है, पिंकी आपको भी इस तरीके से क्वेश्चंस को रिलेट करना पड़ेगा कि भले ही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वर्ड यूज किया गया है, बट सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपली लाइक गेन ना, प्रॉफिट ही तो चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज है वो। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन रिलेट करना नहीं आएगा तो स्पीड विल बी वेरी लेस। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आप अगर सबको नया क्वेश्चन की तरह डील करोगे तो आपके पास स्पीड कम लगेगा, स्पीड ज्यादा होगा, सॉरी स्पीड कम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। बट जब आप इस तरीके से रिलेट कर पाओगे, जैसे युवराज ने किया कि हाँ ये टीवी फ्रिज वाला क्वेश्चन जैसा है, देन इट बिकम्स इजी। बिकॉज यहाँ देखो, यहाँ इट्स लाइक 12%। अगर मैं बोलूं कि पहला अमाउंट था एक्स और दूसरा अमाउंट था वाई, तो पहला वाला अमाउंट पे आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मान लो कि अगर 100 रुपया लगाया था तो 12% ऑफ 100 रुपया क्या होता है, 12 रुपया होता। तो अगर एक्स अमाउंट लगाया था तो उस पर आपको ऐसा ही कितना मिलेगा, 12% ऑफ एक्स मिलेगा। फिर सेकेंड वाले पे 10% है, तो 12% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 130। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। हो गया, क्योंकि जो 130 रुपया उसको ईयरली इंटरेस्ट मिला है, वो उसको पहले अमाउंट पे भी कुछ इंटरेस्ट मिला है और उसको दूसरे अमाउंट पे भी कुछ इंटरेस्ट मिला है। तो 12% ऑफ एक्स एक जगह से आया था, दूसरी जगह से 10% ऑफ वाई आया था। टोटल सम कितना हो रहा था, तो टोटल सम 130 का हो रहा था। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है बट इफ ही हैड इंटरचेंज्ड द अमाउंट्स इन्वेस्टेड। इसका मतलब है कि अगर उसने अमाउंट को इंटरचेंज किया होता, मतलब जहां पे पहले एक्स लगाया था वहां पे वाई लगाता, और जहां पे पहले वाई लगाया था वहां पे एक्स लगाता, तो उस केस में उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। कितना ज्यादा मिलता, 4 रुपया ज्यादा मिलता। तो अब आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 12% ऑफ वाई प्लस
10% ऑफ x, यहां पे उसको मिलेगा 134 रुपए। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को करोगे सॉल्व, ठीक है, इन दोनों को करोगे सॉल्व। एम आई क्लियर? पेंकी आया समझ में? ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी quadratic equations. The reason why next chapter is quadratic equations because हमने पॉलिनोमियल से शुरू किया था। पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था कि लीनियर क्या होता है, तो अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस के ऊपर था। हमें पता है क्वाड्रेटिक भी वर्ड हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा हुआ है एक रफ आइडिया, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ आप में से बहुत को क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना भी पता है, तो वो सारा काम यहाँ पे होगा। युवराज अभी तक पासवर्ड आया नहीं है काउट का पासवर्ड, और अभी मेरे ख्याल से कोई फोन नहीं उठाएगा। मान लो जनरली मुझे भी अभी क्लास के बीच में कोई कॉल करता है तो मैं नहीं पिक करता हूँ, सिर्फ घर वाले होते तभी उठाता हूँ। तो इसलिए अभी कोई मैसेज वैसेज भी नहीं देख रहा है और कॉल वॉल भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है? ओके, तो चलो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक